गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की डिक्टेशन है आनंद मासिक पत्रिका से। कुल शब्द हैं 1077। स्पीड रहेगी 100 के आसपास। ठीक है, तो फिर आप लोग तैयार हो जाइए लिखने के लिए। लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि डिक्टेशन पसंद आए तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए डिक्टेशन शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, महिलाएं दुनिया के अधिकतर भाग में, विशेष रूप से तीसरी दुनिया के देशों में, दूसरे दर्जे की नागरिक मानी जाती हैं। उनकी स्थिति का समाजशास्त्रीय और ऐतिहासिक संदर्भों में गहन विश्लेषण किया गया और किया जा रहा है। उनकी स्थिति बेहतर बनाने के अनेक तरीके बताए जाते हैं, लेकिन इन सबके बावजूद महिलाओं की स्थिति में कोई गुणात्मक मौलिक अंतर नहीं आ पाया है। इस संदर्भ में समाज के उन वर्गों की बात करना निरर्थक है जहां परिवर्तन की हवा बहुत पहले चल चुकी थी। यह संदर्भ बहुसंख्यक महिलाओं से संबंधित है। वास्तव में इस पूरी स्थिति का केंद्र बिंदु है महिलाओं का अपनी वस्तु स्थिति से अनभिज्ञ होना। आमतौर से महिलाओं को यही समझाने का प्रयास किया जाता है कि उनकी श्रेष्ठता की कसौटी उनका दैहिक सौंदर्य है, इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा मोहक और आकर्षक बनाया जाए। यह परिप्रेक्ष्य पूरी स्थिति को बदल देता है। यही कारण है कि विकास और चेतना के अनेक गहन प्रयासों के बावजूद वे उनसे अछूती हैं। महिलाएं अपनी स्थिति से परिचित हों, इसके लिए जरूरी है कि वे निरक्षरता और अज्ञान की अंधेरी सुरंग से निकलकर शिक्षा और ज्ञान के आलोक में विचरण करें। ऐसा करने से ही विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत पुरुष के समकक्ष व्यावहारिक स्तर प्राप्त कर सकती हैं। इसलिए महिलाओं के विकास के लिए किया जाने वाला कोई भी वह प्रयास जिसमें उन्हें शिक्षित करने का आग्रह नहीं है, न केवल अधूरा है बल्कि पर्याप्त सीमा तक निरर्थक भी। शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही महिलाएं अपनी सामाजिक स्थिति का ठीक ढंग से आकलन करने में समर्थ होती हैं। शिक्षा के द्वारा प्राप्त ज्ञान चक्षु उन रूढ़ियों के विरोध का साहस देते हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती हैं और जिनकी कोई सामाजिक प्रासंगिकता नहीं है। जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी तब तक उनके विकास के लाभ उन तक नहीं पहुंचेंगे और न ही उन्हें उन प्रावधानों की जानकारी मिलेगी जो उनके हितों को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। इसलिए यह सामाजिक अनिवार्यता है कि महिलाओं को शिक्षित करने वाले समस्त कार्यक्रमों को सामाजिक विकास की शर्त के रूप में देखा जाए और समझा जाए। उपाध्यक्ष महोदय, आज देश के अंदर विधि और व्यवस्था की जो हालत है और जिस कारण से सदन चिंतित है, उस विषय पर मैं बोलने के लिए खड़ा हूँ। इस विषय पर जो भिन्न भिन्न वक्तव्य मेरे साथियों ने दिए हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। आज यह प्रश्न गंभीरता के साथ सदन में रखा गया है। यह गंभीरता से चर्चा होती है कि देश के अंदर उग्रवाद या आतंकवाद पनप रहा है। इसके पीछे मुख्य कारण गरीबी है, शोषण है, भूखमरी है,
मैं इन कारणों को नहीं मानता। मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर या सारे देश के अंदर ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं कि आर्थिक दृष्टि से इतने पिछड़े हैं, इतने गरीब हैं, इतनी वहाँ भुखमरी है और विकास का काम भी 55 वर्षों में वहाँ कुछ नहीं हुआ है। जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र है, वहाँ उग्रवाद की भावना क्यों नहीं है? वहाँ पर नौजवान देशभक्त क्यों है? वहाँ आज नौजवान कानून और व्यवस्था के अंतर्गत देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर कार्यक्रमों को लेकर अपने क्षेत्र के विकास के लिए चाहे जो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो तत्पर हैं। वहाँ पर आंदोलन होते हैं, लेकिन आंदोलन की दिशाएं भिन्न हैं। आज जो देश के अंदर आतंकवाद पनप रहा है, उसके कारणों को जाना जाए। मुझे छोटी सी बात याद आती है। मैं उस परिप्रेक्ष्य में पैदा हुआ हूँ, बड़े बड़े नेताओं द्वारा पैदा हुआ है और यही कारण है कि आज हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद पनप रहा है। आतंकवाद देश की एकता, अखंडता, एकात्मकता को चुनौती दे रहा है। एक प्रश्न बनकर खड़ा हो गया है। आज इस देश के सामने सबसे बड़ी आतंकवाद की चुनौती है। यही चुनौती है कि देश की एकता और अखंडता की। जो देश के अंदर आतंकवाद है, चाहे कश्मीर के अंदर हो, पंजाब के अंदर हो, असम के अंदर हो, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के अंदर हो, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र के नक्सलाइट्स हों, मद्रास या तमिलनाडु में हों, किसी रूप में वहाँ आग सुलग रही है, वह बंद हो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस स्थिति को क्षेत्रीय समस्या नहीं मानता। इस समस्या को मैं इस सरकार की समस्या नहीं मानता हूँ। यह सारे हिंदुस्तान की, राष्ट्र की समस्या है और सभी राजनीतिक दलों को इस संबंध में अपने राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर सच्चाई के आधार पर, वास्तविकता के आधार पर आज इस बात का निर्णय करना पड़ेगा। इस पर यह नहीं सोचना पड़ेगा। मान लीजिए आज किसी भी राजनीतिक दल के अंदर ऐसे कार्यक्रम हैं, ऐसी योजनाएं हैं, कार्यकर्ताओं की मनोवृत्ति है जिससे देश की राष्ट्रीय एकता, अखंडता की रक्षा हो सकती है, यह मजबूत हो सकती है, तो सब दलों को उस प्रकार के कार्यक्रमों को बनाना पड़ेगा। आज मैं इस विषय को उठाना चाहता हूँ कि जब तक कश्मीर के अंदर 370 धारा समाप्त नहीं होगी, कश्मीर के अंदर आतंकवाद की जड़ें नष्ट नहीं होंगी, मैं एक बात को कहकर अपना भाषण समाप्त करूँगा, क्योंकि कल माननीय मंत्री महोदय इस विषय पर उत्तर देने वाले हैं। अगर यह सरकार ईमानदारी के साथ अपनी राजनीतिक दुर्भावना से दूर रहकर सच्चाई के साथ आतंकवाद से निपटना चाहती है, आतंकवाद को समाप्त करना चाहती है, तो इस आतंकवाद को उत्तर प्रदेश का ही विषय न माने, अपितु राज्यों में जो आतंकवाद पनप रहा है वहाँ के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर एक सम्मेलन करना चाहिए, बैठक करनी चाहिए। वह एक प्रदेश की नहीं 8 प्रदेशों की योजना बनाकर सामूहिक रूप से लड़ाई करें तो आतंकवाद से डटकर मजबूती से मुकाबला किया जा सकता है, जो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, हमारी एकता और अखंडता के लिए खतरा है।
आपने पंजाब में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए फौज लगा दी, लेकिन पंजाब की सीमाओं को सील नहीं किया। परिणाम यह हुआ कि उत्तर प्रदेश की तराई में आतंकवाद फैल रहा है। पंजाब में आतंकवाद दूसरी तरह का है, कश्मीर में दूसरी तरह का है और असम तथा तमिलनाडु में दूसरी तरह का है। लेकिन इससे कैसे निपटा जाए, सरकार अलग अलग तरह से सोच रही है। इस सदन के बहुत से महानुभाव सोच रहे हैं, लेकिन इसको सोचने के लिए एक रूप देना पड़ेगा, एक तरीका अपनाना पड़ेगा, एक पद्धति अपनानी पड़ेगी, एक कार्यक्रम बनाना पड़ेगा। स्टॉप।